वेलकम टू माय चैनल रियल नॉलेज क्लासेज। जैसा आज आप लोगों ने देखा है थंबल में कि अगर आप गणित पढ़ते हैं तो गणित के बारे में जानकारी होना आपका ज़रूरी है। अगर आप रियल में गणित पढ़ते हैं तो गणित का विकास कैसे हुआ, जीरो का खोज किसने किया, गणित के पिता कौन है, यह सब जानना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए आप मेरे इस वीडियो में, मिलेगा आपको पूरी जानकारी गणित के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गणित किसे कहते हैं। व्हाट इज मैथ्स। जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं या गणना करते हैं, जिसे गणना करते हैं यानी सॉल्व करना कहते हैं, यानी हल करना। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। इस क्वेश्चन को आप अपने मस्ती की सहायता से, याददाश्त की सहायता से आप सॉल्व करते हैं। यही क्या कहलाता है? मैथ कहलाता है। यानी गणना करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गणित कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन इज नोन एज मैथ्स। अब देखेंगे जो मैथमेटिक्स शब्द है ये कहाँ से आया है। जो यह वास्तव मैथमेटिक्स शब्द है, जो आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स शब्द, जो यह मैथमेटिक्स शब्द है यह एक ग्रीक भाषा मैथमा से लिया गया है। जो मैथमेटिक्स आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह एक ग्रीक भाषा मैथमा से लिया गया है। मैथमा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नॉलेज या लर्निंग। यानी मैथमेटिक्स का अर्थ ही होता है नॉलेज या लर्निंग। नॉलेज मतलब आप लोग जानते ही हैं कि ज्ञान होता है, और लर्निंग मतलब सीखना, यानी ज्ञान को अर्जित करना ही मैथमेटिक्स। ठीक है। जो मैथमेटिक्स शब्द है ग्रीक भाषा मैथमा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है नॉलेज या लर्निंग। अब देखेंगे फादर ऑफ मैथ्स यानी गणित के पिता कौन है। महान गणितज्ञ आर्किमिडीज को गणित का पिता कहा जाता है। हालांकि किसी एक गणितज्ञ को मैथ का पिता कहना यानी गणित के पिता कहना गलत होगा, क्योंकि गणित के विकास में बहुत से ऐसे गणितज्ञ हैं जिन्होंने योगदान दिए हैं। जैसे आप ले सकते हैं गॉस है, यूलर है, एरोडोस है, पाइथागोरस है। यह सब क्या है? मैथ के विकास में योगदान दिए हैं। जैसे ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? यूक्लिड को कहा जाता है। त्रिकोणमिति के जनक हिप्पारकोस को कहा जाता है। यह सब क्या है? मैथ के विकास में योगदान दिए हैं, काफ़ी ज़्यादा योगदान दिए हैं। लेकिन जो फादर है, जिसे गणित का पिता कहा जाता है, वह आर्किमिडीज को कहा जाता है। आर्किमिडीज साहब ने गणित के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा योगदान दिए हैं। अब क्या योगदान दिए हैं, जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैथ के जो फादर है वह आर्किमिडीज को कहा जाता है। ज्यामिति के जनक यूक्लिड को कहा जाता है, और त्रिकोणमिति के जनक हिप्पारकोस को कहा जाता है। तो गणित हम लोग देखें, गणित क्या है? गणना करने की प्रक्रिया को गणित कहते हैं। यानी द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन इज नोन एज मैथ्स। फादर ऑफ मैथ कौन है? आर्किमिडीज है। अब हम लोग देखेंगे कुछ गणितज्ञ हैं जिन्होंने गणित के क्षेत्र में अपना महान योगदान दिए हैं। आर्किमिडीज हो गए, गॉस हो गए, यूलर हो गए, एरोडोस हो गए, और पाइथागोरस हो गए। यह सब क्या है? महान गणितज्ञ है जिन्होंने गणित के विकास में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिए हैं। इनका महत्वपूर्ण योगदान है गणित के विकास में। गणित का कभी आविष्कार नहीं होता है, गणित का विकास किया जाता है। अब कहिएगा कि गणित का विकास क्यों होता है, आविष्कार कैसे नहीं होता? आविष्कार उस सामग्री का किया जाता है, उस चीज़ को किया जाता है जिसका अस्तित्व इस दुनिया में हो ही नहीं, पहले से मौजूद नहीं हो, उसको खोजना, उसको नए रूप में लाना आविष्कार कहलाता है। लेकिन गणित का जो अस्तित्व है, मानव का जब विकास हुआ, शुरू में जब मानव का जन्म हुआ, तभी से मैथ साथ साथ रहे हैं, और मैथ का विकास हुआ है, काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है। इनका आविष्कार नहीं हुआ मैथ का। देखेंगे नंबर के बारे में। सबसे पहले कौन, कहाँ, किस देश में नंबर को गिनना शुरू किए, बोलना शुरू किए, यह आज तक पता नहीं लग पाया है। यहाँ तक कि बहुत से गणितज्ञों का मानना है कि पक्षी, चिंपैंजी भी 5 से 7 तक की गिनती कर सकते हैं। इंसान में गिनती करने का सबसे पहले कौन सा देश में स्टार्ट हुआ, कौन सा मानव किए, कब किए, यह आज तक पता नहीं लग पाया है। लेकिन सबसे पहले अंकों को लिखने तथा अंकित करने का जो प्रमाण मिलता है, आज की इराक, जिसे तबूलोनिया कहा जाता था, और मिस्र में मिलते हैं। जो अंक है सबसे पहले लिखने, जैसे हम लोग लिखते हैं अंक
इस सबसे पहले तबलोनिया यानी आज जो इराक है और मिस्र में मिलता है। जब के वहाँ उस समय कॉपी कलम नहीं था, मिट्टी के पट्टी पर या भोजपत्रों पर लिखा जाता था। सबसे पहले इराक में और मिस्र में नंबर को अंकित करने का प्रमाण मिला है, लिखने तथा अंकित करने का प्रमाण मिला है। इंसान की बनाई गई सबसे पुरानी चीज़ों में से मिस्र के एक पिरामिड है, जो लगभग आज से 5000 साल पहले बनाई गई है। गणितज्ञों का मानना है कि जो यह पिरामिड बना है वह बिना गणित के हेल्प से नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि ये आज से 5000 साल पहले बने हैं पिरामिड, और उस पिरामिड में गणित का यूज किया गया है। अगर गणित का आविष्कार अभी हुआ है तो पहले गणित नहीं था तो पिरामिड बना कैसे? पहले से ही गणित मौजूद है। यानी आज के डेट में जो आप गणित का इस रूप देख रहे हैं वह क्या है? विकसित रूप है, यानी विकास हुआ है। उस समय जो पिरामिड के निर्माण में फार्मूला लगा है वह आज के पाइथागोरस फार्मूले का व्यवहारिक रूप है। उस समय जो फार्मूला था, पहली भुजा 3 गांठ लंबी, दूसरी भुजा 4 गांठ लंबी और तीसरी भुजा 5 गांठ लंबी। पहली भुजा 3 गांठ लंबी, दूसरी भुजा 4 गांठ लंबी और तीसरी भुजा क्या था? 5 गांठ लंबी, यानी 3 4 5। आप पाइथागोरस परिमेय जानते होंगे तो आप यह जानते होंगे जब सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण होगा, और 2 भुजा है जो लंब और आधार होगा। यह क्या करता है? पाइथागोरस परिमेय को सिद्ध करता है। तभी पाइथागोरस परिमेय का यूज हुआ था, लेकिन वह उस समय उन लोगों को पता नहीं था कि हम जो प्रयोग कर रहे हैं इस पिरामिड में वह क्या है? पाइथागोरस के व्यवहारिक रूप है। लगभग जो मिस्र के पिरामिड है जो 5000 साल पहले बने हैं, उसमें ज्यामिति का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ, यानी ज्योमेट्री का यूज किया गया है। आज के गणितज्ञों का मानना है कि ज्योमेट्री तभी विकसित हो गया था, तभी से विकास हो रहा। मिस्र से लगभग 7000 किलोमीटर दूर चाइना, जब चाइना का जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जिसे गेट कहा जाता है चाइना का, वह आज से लगभग 2500 साल पहले जिसका पहले ईंट का नींव पड़ा हुआ था। आज ये गणितज्ञों का मानना है कि बिना गणित के सहायता से उस दीवार को नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि दीवार बनाने के लिए उसमें लगने वाली सामग्री कितना लंबा होगा, कितना बेस होगा, उस बेस के हिसाब से कितना हाइट होगा कि वो दीवार टिकेगा, उसमें गणित की सहायता हुआ है, गणित की सहायता लिया गया है। गणित के जो सहायता है, गणित का यूज तो बहुत पहले ही हो रहा था, लेकिन गणित जहाँ के तह था उसका विकास नहीं हो पा रहा था। तब 5वीं शताब्दी में आर्यभट्ट जो भारत के रहने वाले थे, शून्य का आविष्कार की। हालांकि शून्य का आविष्कार किसने और कब किया यह आज तक छुपा हुआ है, लेकिन भारतीय गणितज्ञ वर्षों से यह दावा करते हैं कि शून्य का आविष्कार भारत में किया गया है, और जो शून्य का आविष्कार है वो आर्यभट्ट ने किया है। हालांकि उसके बाद जब यह शून्य का आविष्कार हुआ तभी दुनिया में जो लिखने का 10 है वह प्रारंभ हुआ। हालांकि 1 से 9 तक चीन, बेबीलोन, मिस्र वाले भी लिखते थे 1 से 9 तक, लेकिन जो 10वां अंक था वह खाली छोड़ देते थे। लेकिन जब आर्यभट्ट ने 5वीं शताब्दी में जीरो का खोज किए तभी से शून्य का यानी 10वां अंक लिखाया जाने लगा। वह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार को भी समझते थे, लेकिन लिख नहीं पाते थे। शून्य का जगह किसी बड़ी नंबर को लिखने के लिए वह किसी चित्र का सहायता लेते थे। शून्य का आविष्कार किसने किया है? आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी में। हालांकि कुछ ऐसे गणितज्ञ हैं जिनका मानना है कि शून्य का आविष्कार भारत में नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहले जो शून्य का देन है, जो लिखने का प्रचलन है, वो भारत में ही हुआ है। शून्य का आविष्कार भारत के लिए सहज और सरल था, क्योंकि हिंदू दर्शन में पहले से ही शून्य मौजूद था, जिसका अर्थ होता है कुछ भी नहीं। हिंदू धार्मिक की मान्यता रही है कि सृष्टि की उत्पत्ति शून्य से हुई है और अंत में सब कुछ शून्य में ही विलीन हो जाता है, इसलिए शून्य का अर्थ है कुछ भी नहीं। आगे देखते हैं।
आर्यभट्ट साहब ने तो शून्य को दे दिया और नंबर लिखना स्टार्ट हो गया, 1 से 10 तक, 1000 तक, 100 तक, उसे आगे नंबर लिखे जाने लगे। जो शून्य के साथ कैलकुलेशन का नियम था, जो कैलकुलेशन किया जाता था, वह 7वीं शताब्दी में मशहूर गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने शून्य की गणना करने का जो तरीका है वह दिए, जो आज भी पूरी दुनिया में स्कूल में पढ़ाया जाता है और पूरी दुनिया में यही चला। उन्होंने ब्रह्मगुप्त ने क्या नियम दिए थे, किसी भी संख्या में अगर आप 0 जोड़ रहे हैं तो वह संख्या उतना ही रहेगा। किसी भी संख्या में से आप 0 को घटा रहे हैं फिर भी वह उतना ही रहेगा। किसी भी संख्या को आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी वह संख्या कितना रहेगा, 0 ही रहेगा। यह 3 नियम ब्रह्मगुप्त ने 7वीं शताब्दी में दिए, लेकिन वह यह नहीं बता पाए कि शून्य से किसी भी संख्या में भाग देने पर क्या होगा। यह भारत में यह भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ 12वीं शताब्दी में। लगभग 500 साल के बाद 12वीं शताब्दी में भास्कर बताया कि किसी भी संख्या को आप शून्य से डिवाइड कर रहे हैं तो वह संख्या इन्फिनिटी होगा। यह कैसे होगा हम लोग क्लास में डिटेल से चर्चा करेंगे। 12वीं शताब्दी में भास्कर ने बताया किसी भी संख्या को आप जब शून्य से डिवाइड करते हैं तो वह संख्या क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, यानी अनंत होगा। यह अनंत जो शब्द है यह भी भारत के हिंदू दर्शन से ही मिला है, क्योंकि हिंदू दर्शन का मानना था कि अनंत मतलब भगवान का स्वरूप है, जो भगवान है वह क्या है, अनंत है। एक मेन अर्थी आता है जो गणित का काफ़ी ज़्यादा चलन में है, जो पाई। ये पाई का जो मान है यह भी भारत में ही बताया गया। 6ठी शताब्दी के गणितज्ञ ने, जो आर्यभट्ट थे, पाई का मान बताया 3.1416। उन्होंने पाई का मान बताया कि 3.1416 होता है। इन्होंने इसकी सहायता से धरती के परिधि को नाप दिया और बताया कि धरती का घेरा 24,835 किलोमीटर है। हालांकि यह सही नहीं है, लगभग इसमें सही है, लेकिन इसका जो सही उत्तर है 15वीं शताब्दी में जो इसका सही उत्तर है कि धरती का परिधि कितना है, घेरा कितना है, इसका सही उत्तर 15वीं शताब्दी में माधव ने दिया और उन्होंने इस जो धरती घेरा नापने में अनंत के सहारा लिया। जो ऋणात्मक आप लोग सुनते हैं यह भी भारत का ही देन है। महान गणितज्ञ माधव ने ऋण से ऋणात्मक को बनाया। उनका मानना था कि अगर आप 3 में से 4 को घटाते हैं तो वह शून्य नहीं होगा, वह कितना होगा, -1 होगा। जैसे आपके पास 3 रुपया है, आप किसी सामान खरीद रहे हैं, किसी दुकान में गए हैं, आपको 4 रुपया का सामान खरीदना है, तो आप किसी से 1 रुपया लेंगे तब तो उसे 4 रुपया देंगे, तो क्या होगा, 1 रुपया आप पर ऋण हो गया, यानी कर्जा हो गया। तो ऋण से ही क्या बना, ऋणात्मक। कौन दिया, तो माधव ने। जो बीजगणित है, वह यानी अलजेब्रा, वो अरबों की देन है। अलजेब्रा अरबों की देन है, ठीक है। बेबीलोन के लोग थे जिन्होंने 1 घंटा को 60 मिनट तथा 1 मिनट को 60 सेकेंड में कन्वर्ट किया। बीजगणित कहाँ से आया हुआ है, किसकी देन है, अरबों की देन है, यानी अलजेब्रा। और बेबीलोन के लोग थे जिन्होंने 1 घंटा को 60 मिनट में और 1 मिनट को 60 सेकेंड में बदल दिया। वीडियो लंबा हो चुका है, इससे आगे बचे हुए मैथ की कहानी हम लोग करेंगे मैथ के क्लास में। अगर आप मेरे चैनल पे बने रहिए